नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं आज के प्रमुख प्रश्न के बारे में। जो आज का टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, यह अधिनियम 23 सितंबर 1993 को पारित हुआ। 28 सितंबर 1993, 23 सितंबर 1995 या 28 सितंबर 1995। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही आंसर है 23 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पादेन सदस्य नहीं है। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पादेन सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष या राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं। बाकी सभी, चाहे वह अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हो या SC/ST आयोग का अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हो, मानव अधिकार आयोग के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। तो उनके पदावधि ग्रहण की तारीख से होती है, कितना कार्यकाल होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाता है। इस सुपेक्ष में आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जिसका सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा, स्वयं जांच करेगा या संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेंगे या केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है, इस स्थिति में यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात, ध्यान रखिएगा, किसके परामर्श के पश्चात, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात उसकी नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है। ठीक है, तो किसे यह शक्ति प्रदान की गई है, ध्यान रखिएगा, यह शक्ति राज्यपाल जी को प्रदान की गई है। ठीक है, तो यह शक्ति किसको प्रदान की गई है, राज्यपाल जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां, आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो प्रत्येक अधिकारी क्या समझाता है इस स्थिति में, तो ध्यान रखिएगा, लोक सेवक। ठीक है, राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो इसका सही आंसर राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो सशस्त्र बल में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं बताइएगा इसमें, नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना। तो सशस्त्र बल की परिभाषा में राज्य के सशस्त्र बल नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी तीनों सेनाएं उसमें आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। कार्यकाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? तो कौन शामिल नहीं होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या प्रमुख मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति इस समिति में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इस घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, इस घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ध्यान रखिएगा, इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह सभी को पता होना चाहिए, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके साथ साथ यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें बहुत से मतलब संस्थाओं के मेंबर भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ऐसा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर डी, ए और सी दोनों। चलिए अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या था? जस्टिस HL दत्तू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो किसे बनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। तो इसका जो सही आंसर है, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह कथन सरासर गलत है। ठीक है, बाकी तीनों कथन क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य क्या नहीं है? कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है, किसी मानवाधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा देना, यह इस आयोग का कार्य नहीं है, बाकी सभी इसके कार्य में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस KG बालकृष्णन यह भी रहे हैं, जस्टिस S राजचंद्र बाबू ये भी रहे हैं, जस्टिस आनंद ये भी रहे हैं। तो जस्टिस P सदाशिवम यह कभी भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नई दिल्ली में है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर क्या है? 2006 में संशोधन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 23, मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किस सम्मेलन में प्रकट किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है 25 सितंबर 1926 में हुए दास्ता के विरुद्ध सम्मेलन में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को की गई? 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 या 30 दिसंबर 1947 को? इसका सही आंसर क्या है? 24 का सी नंबर, 10 दिसंबर 1948। इसलिए 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। कहाँ पर लागू है? संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, राज्यों की इच्छा पर, या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यह संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर पर निम्न में से किस स्थिति में लागू किया जाएगा? तो किस स्थिति में लागू किया जाएगा? जैसा कि जम्मू कश्मीर की सरकार चाहे वैसी स्थिति में केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य की प्रयोजन संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 1 और सूची 3 में वर्णित किन्हीं प्रविष्टियों से संबंधित मामलों से है, या केवल संघ सूची के विषयों के मामलों में लागू होगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी यह अधिनियम लागू है। ठीक है, तो किस स्थिति में लागू किया जाएगा?
तो 26, ठीक है, इसका सही आंसर है बी नंबर। केवल वहाँ तक लागू होगा जहाँ तक इसका संबंध उस राज्य में प्रयोजन संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची 1 और सूची 3 किन्हीं प्रविष्टियों से संबंधित मामलों से होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणतंत्र राज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था? ठीक है, तो संसद द्वारा अधिनियमित कब किया गया था? ध्यान रखिएगा 44वें वर्ष में। ठीक है, 44वें वर्ष मतलब क्या है? 1949 में आप 44 जोड़ देंगे तो यह पारित हुआ था। ठीक है, 1993 में, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? 44वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सुनिर्दिष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। यह परिभाषा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धारा 2 के घ में। ठीक है, यह परिभाषा प्रस्तावित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल से अभिप्रेत है। अब देखिए सशस्त्र बल में कौन कौन से आते हैं? नौसेना भी आता है, थल सेना भी आता है, वायुसेना भी नहीं आता, वायुसेना भी आता है। ठीक है, राज्य के जो बल होते हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है परंतु पेपर में आने की संभावना पूरी रहती है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही आंसर होगा कुल 43 धाराएं। ध्यान रखिएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। कुल कितने अध्याय हैं? अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तो अध्याय कितने हैं? अध्याय 8, 43 धारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अधिनियम के किस अध्याय में वित्त लेखा और समपरीक्षा का प्रावधान है? वित्त लेखा और समपरीक्षा का प्रावधान किस में है? तो अध्याय 7 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अध्याय और उनके प्रावधानों में से असम्मिलित को छांटिए। अध्याय 3 आयोग के कृत्य और शक्तियाँ दी गई हैं। अध्याय 4 में विविध है। अध्याय 5 में राज्य मानव अधिकार आयोग। अध्याय 6 में मानव अधिकार न्यायालय। इसमें से सही आंसर क्या है? 33 का। ठीक है, तो इसमें से अध्याय 4 में विविध का वर्णन नहीं किया गया है, तो अध्याय 4 में किसका वर्णन किया गया है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, देखिए जब तक आप लोग उत्तर नहीं देंगे तब तक आप लोग से यह नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग पहले अपने स्वयं से उत्तर दीजिए, उसके बाद इसका उत्तर देखिए। चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया बताइए? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, यह कब आया था? अस्तित्व में आया था 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, या कि ए और बी दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं इसके। ठीक है, मतलब आयोग में कोई रिक्ति हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो। 36 में चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इनमें से कौन मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है? ठीक है, तो कौन नहीं बन सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकारों से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए बाकी सभी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या ऐसा व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान रखता हो, वैसा भी सदस्य बनने के योग्य रहते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? ध्यान रखिएगा, टोटल 5 होते हैं, अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 38 का ए नंबर सही। चलिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है? कौन हटा सकते हैं इसे? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के सदस्य को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? इसका धारा 5 के अंतर्गत इसे हटाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पादेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? प्रधानमंत्री जी इसके पादेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है? अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है धारा 6 में इन सब के बारे में बताया गया है। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं? ठीक है, तो सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कब करेंगे? तो धारा 7 के तहत इनका वर्णन है। धारा 6 में सदस्यों की पदावधि है। धारा 7 में सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें बताई गई हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है किस धारा के तहत सदस्यों की सेवा शर्त बताई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका सही आंसर है धारा 8 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा में आयोग के कार्य बताए गए हैं? आयोग के कार्य किस धारा में है? धारा 12 में। ध्यान रखिएगा, अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? तो केंद्र सरकार नियम बनाने का जो प्रावधान है धारा 40 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश निर्देशित किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश निर्देशित किया गया है किस धारा के तहत? तो धारा 43 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 48 इसका सही आंसर है धारा 21 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा जिसके अंतर्गत आयोग सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में कार्यवाही कर सकता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? धारा 19। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है राज्य सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय का निवृत्तमान या कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है किस धारा के तहत? धारा 22 के तहत। किस धारा के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है? तो पद से हटाया जाना किस धारा के तहत है? धारा 23 के तहत है। ठीक है, अगला है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितनी अवधि तक अपना पद धारण करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका सही आंसर है 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होगा वह मान्य किया जाएगा। अगला है, राज्य आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के उपबंध अधिनियम की किस धारा में किए गए हैं? ठीक है, तो किस धारा में किए गए हैं? धारा 26 में। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग अन्वेषण की कार्यवाही में सरकार की मदद ले सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 14 के तहत। ठीक है, अगला है, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करता है? तो धारा कौन सी धारा है यहाँ पर? धारा 16 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, घटना घटित होने के कितने वर्ष पूर्व के मामलों की मानवाधिकार आयोग जांच नहीं कर सकता है? ठीक है, जांच नहीं कर सकता है, 1 वर्ष पूर्व के मामलों की जांच नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयास के संबंध में मानवाधिकार आयोग की क्या भूमिका है? तो क्या भूमिका है? उनके प्रयासों को क्या करना? प्रोत्साहित करना, यह उसकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, सत्य कथनों को छांटना है यहाँ पे। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा। आयोग समाज के विभिन्न वर्गों को मानवाधिकार से अवगत कराएगा। आयोग की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी जो आयोग का अध्यक्ष उचित समझे। या सभी कथन सत्य हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी कथन क्या है? सत्य हैं। मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना क्यों की जाती है? तो मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना शीघ्र विचारण के लिए की जाती है। किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना होती है? तो यह धारा कौन सी है? तो धारा है यहाँ पर 30। किस धारा में राज्य सरकार द्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? तो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए धारा कौन सी बनाई गई है? 31। निम्न से असंबंध को छांटिए। धारा 40 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। धारा 42 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। धारा 36 में राज्य आयोग के लेखाओं और सम परीक्षा का प्रावधान। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दलों का गठन संबंधी प्रावधान। इसका सही आंसर है धारा 40। मतलब सही तो ये तीनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इस ऑप्शन का वो क्या होगा? असंबद्ध। धारा 40 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान नहीं है।
चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है? ठीक है, तो 65 का सही आंसर है केंद्र सरकार से इसको क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया जाता है? तो विशेष अन्वेषण टीम का गठन धारा 37 में। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जिला के लिए एक सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट निम्न में से कौन कर सकता है? ठीक है, 67 इसका सही आंसर क्या है? राज्य सरकार इसको क्या कर सकती है? विनियमित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग किस धारा के तहत अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे? ठीक है, तो किस धारा के तहत? धारा 28। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? तो यह सभी पता होना चाहिए। 1 सितंबर 1995 को मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश अस्तित्व में आए थे। ठीक है, देश में कुल कितने राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 25। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 71 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राज्य मानव अधिकार संबंधित। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस ज्ञान का प्रभाव मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।